Hello everyone, welcome. Today we will do class 8th chapter 8 cell structure and functions. So we start. We have already learned that things around us are either living or non-living. हम अपने चारों तरफ पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके की थिंग्स पाई जाती हैं. Further, we may recall that all living organisms carry out certain basic functions. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी सारे बेसिक फंक्शंस को कैरी करते हैं. काफ़ी सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं, लाइक वॉकिंग करना, मूविंग करना, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, फूड. ये जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किए जाते हैं. So different set of organs perform these various functions we have listed. जितने भी ये सभी जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू किए जाते हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे. In this chapter we study about the basic structural unit of an organ. हम किसी भी एक ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ द सेल, जिसे सेल का कहते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. जो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में एक कॉर्क की स्लाइस को एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के में स्टडी किया. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. और जो कॉर्क था वो एक ट्री का एक पार्ट था. ट्री का जो बार्क होता है उसका पार्ट था. ही टुक दिस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक छोटी सी स्लाइस ली उस कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. ही नोटिस पार्शन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क. और उन्होंने नोटिस किया कि उसके अंदर उन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस और कंपार्टमेंट दिखाई दिए, लाइक दिस इन द फिगर 8.1. कॉर्क सेल हैज़ ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक. जो कॉर्क सेल थी इसमें इस तरह का उनको स्ट्रक्चर शो हुआ जो रॉबर्ट हुक के थ्रू ऑब्जर्व की गई थी. सो दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कॉम. ये जो बॉक्सेस थे ये हनी कॉम की तरह दिखाई दिए. ही ऑल्सो नोटिस डैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय आ वॉल और द पार्शियन. तो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो एक बॉक्स था वो दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड था, एक वॉल से कह सकते हैं या पार्टीशन से सेपरेटेड था. हुक कॉइंड द टर्म सेल ऑफ ईच बॉक्स. जो रॉबर्ट हुक ने उनको एक एक बॉक्स को एक सेल का नाम दे दिया कि ये एक एक छोटी छोटी सेल्स हैं. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. और ये जो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था, जो कॉर्क में जो सेल्स ऑब्जर्व की थी वो एक्चुअल में डेड सेल्स थी, लिविंग सेल्स नहीं थी. क्योंकि देखिए जो एक ट्री का जो पार्ट था वो उसकी कॉर्क बनाई गई थी और जो कॉर्क थी वो बहुत टाइम से, मतलब उसमें जो पार्ट्स उससे बनाई गई थी वो डेड सेल्स की बनी हुई थी. कॉर्क क्या होती है? कॉर्क एक्चुअल में होती है किसी भी बोटल्स वगैरह का जो ढक्कन आता है ना, वाइन बोटल्स वगैरह के ऊपर जो वुडन जो ढक्कन आता है, कैप होता है, उसे हम कॉर्क कहते हैं. सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल थी उसको जब हमारा जो माइक्रोस्कोप था उसमें और इम्प्रूव्ड हो गया, बहुत अच्छे और हाई डेफिनेशन का माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बाद ही उसकी स्टडी की गई थी. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल ऑफ द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर द रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्व करने के बाद 150 साल के बाद हमें सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए मिला था. सो वी नो अ लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग द हाई मैग्नीफिकेशन. तो जितना इस चैप्टर में हम जितना भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे वो बिकॉज ऑफ हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप. जब हमारा जो माइक्रोस्कोप था जब वो उसमें हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप आ गया उसकी वजह से ही हम स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज़ द सेल? सो अ सेल is the basic structural function and biological unit of all living organism. जो सेल होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फंक्शनल और एक बायोलॉजिकल बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. मीन्स सेल
सेल का मीन्स होता है स्मॉल रूम्स। A cell is the smallest unit of the life that can replicate independently and cell are often called the building blocks of life। ये जो सेल होती है ये एक इंडिपेंडेंटली रहती है और ये इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं कि मीन्स इसी के थ्रू से कोई लाइफ जो है वो स्टार्टेड होती है। सो सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो सेल होती है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। द बिल्डिंग्स थ्रो बिल्ट ऑफ अ सिमिलर ब्रिक्स। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो एक जैसे ब्रिक्स से बनाई जाती हैं, एक जैसे शेप साइज और डिज़ाइन की होती हैं। इसी तरह से सेम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो भी इसी तरह से सेल्स की बनी होती है। तो सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और इन द कंपैरिजन दैन द नॉन लिविंग ब्रिक्स के कंपैरिजन में। सो लाइक इन दिस फिगर 8.2 ब्रिक वॉल एंड ऑनियन पील। तो इस फिगर में हम ब्रिक वॉल और ऑनियन पील इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में हम सेल्स का स्ट्रक्चर कंपेयर कर रहे हैं। तो लाइक जिस तरह से ये एक एक सिंगल ब्रिक से एक एक ये पूरी वॉल प्रिपेयर की गई है एक सिंगल ब्रिक्स की हेल्प से, उसी तरह से जो हम ऑनियन पील का स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करते हैं तो इसमें भी हमें इस कुछ सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक स्मॉल एक सेपरेटेड ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इससे ये पूरी एक वॉल सी बनी हुई है। सो हम सेल्स को एक सिंगल ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक सिंगल ब्रिक्स पूरी एक बिल्डिंग को बनाती है, सिंगल ब्रिक्स के अरेंजमेंट से ये एक बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह से एक सिंगल सेल्स के अरेंजमेंट से एक पूरी ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। सो हियर सम क्वेश्चन, अ हैंड एग कैन बी सीन इजीली। क्या हम हैंड के एग को इजीली देख सकते हैं? इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ये एक सेल होगा, ये एक ही सेल होता है या काफ़ी सारे सेल्स का ग्रुप होता है? तो ये क्वेश्चन आया मिस पहेली के माइंड में। सो आंसर इज द एग ऑफ हैंड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। ये जो एग होता है हैंड का ये एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल होता है एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अननीडेड आइज। और ये इनफ होता है कि इसको हम अपनी खाली आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की नीड नहीं होती है, ये इतनी बड़ी सेल होती है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल्स नंबर शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी सारी वैरायटी और सेल्स के नंबर्स होते हैं, शेप और साइज़ को शो करते हैं। सो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और लिविंग सेल्स के बारे में स्टडी की और उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। तो उन्होंने वो स्टडी करने के लिए जब वो माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल की स्टडी करते थे तो वो उस पार्ट को स्लाइस को स्ट्रेन कर देते थे। स्टेन से मीन्स उसमें कलरिंग कर लेते थे, डाई कर लेते थे उसको किसी भी कलर में डिप करके, जिससे वो उनके जो पार्ट्स हैं उनको और डिटेल में उनको शो हो जाए। क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में से काफ़ी स्मॉलर चीज़ हम देखते हैं तो अगर वो कलरफुल रहती है, हाई थोड़े डार्क शेडेड रहती है तो वो इजीली और उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत, उनके डिटेल में स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है। सो देयर आर द मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, करोड़ों। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और उनकी डिफरेंट शेप और साइज हैं। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। और जो उनके ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ में नंबर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट हैं। तो हेयर नंबर 1 नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल्स मतलब कितनी नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम ये गैस भी नहीं कर सकते कि एक ह्यूज जो एनिमल है लाइक एलिफेंट है और एक जो ट्री है टॉल ट्री है इसमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स पाई जाएंगी। तो द नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस भी हो सकती हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस सेल्स विच वेराई इन शेप्स, अलग अलग शेप और साइज़ की ट्रिलियंस सेल्स से मिलकर बनी होती है। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म द वैरायटी ऑफ पर्सन। और जो सेल्स के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को कैरी करते हैं। और अ बिलियन ऑफ इज़ 1000 मिलियंस के बराबर होता है और अ ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन के बराबर होता है। सो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। हेयर
ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स हैं। एंड ये द नंबर ऑफ द सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। और ये जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं ये ऐसा नहीं होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कम होंगी। इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इससे कोई भी मतलब जो फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो अफेक्टेड नहीं होता। और आप लोगों को सरप्राइज होगा कि ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बीइंग लाइफ एज अ सिंगल सेल। जो बिलियंस जिनकी जो ऑर्गेनिज्म होती है जिनकी जो बॉडी होती है वो बिलियंस सेल से मिलकर बनी होती है उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। सो अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। एक सिंगल सेल जो एग की फॉर्म में फर्टिलाइज किया जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मीन्स कोई भी जब भी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है। लाइक एग का एग्जांपल ले लेते हैं। एग एक सिंगल सेल कहलाता है। फिर एग के अंदर क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं और फर्दर जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स को उसको प्रोसीड करती हैं। नाउ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों तरीके से बने होते हैं। मैनी सेल से भी मिलकर बने हैं और सिंगल सेल से भी मिलकर बने हैं। तो द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि मीन्स होता है वन एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल। सो हियर एग्जाम्पल इन द फिगर 8.3 amoeba and paramecium, these are the example of the unicellular organisms. Now next, a single celled organisms perform all the necessary functions that multicellular organism परफॉर्म। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे फंक्शंस को कैरी करते हैं, परफॉर्म करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करता है। मीन्स इनमें क्या डिफरेंस है कि सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी जो फंक्शंस होते हैं जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के उनमें कोई फंक्शन कम होता हो। वो सभी फंक्शंस होते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सर्ट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है लाइक अमीबा की बात करते हैं हम, वो फूड भी कैप्चर करता है, फूड को डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायरेशन भी करता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करता है, ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है। तो यही सारे फंक्शन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और यही सभी फंक्शन एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो काफ़ी सारी सेल्स होती है तो सेल्स ग्रुप में काम करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है टिश्यू एंड टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन बनाते हैं, उनके थ्रू ये सभी फंक्शंस कैरी किए जाते हैं। हेयर नाउ नेक्स्ट शेप ऑफ शेल। तो हम यहाँ पे शेप की बात करेंगे। अमीबा का हमने फिगर देखा है तो अमीबा को हम कोई भी एक मतलब डेफिनेट शेप नहीं बता सकते, उसकी एक इरेगुलर शेप होती है। तो अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप और ये रेगुलर अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ्स प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसकी शेप होती है ये अपनी जो लेंस होती है अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स की लेंस को इंक्रीज करता रहता है और दीज आर कॉल्ड सुपोडिया। इसको हम बोलते हैं सुपोडिया या फॉल्स फीट भी कहते हैं इसको। एज यू लर्न इन द क्लास 7, जो जैसा कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था सुपोडिया के बारे में, जो इसको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। These projection appear and disappear as amoeba moves or feeds। और ये जो प्रोजेक्शन होता है ये तभी दिखाई देता है जब इसको फीड करना होता है या मूव करना होता है और उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। सो हियर नाउ नेक्स्ट, a change in the shape is due to the formation of the supodia which facilitates movement and help in capturing food।
और ये जो शेप जो होती है वो चेंज किससे होती है अमीबा की, ये होती है सुपोडिया के फॉर्मेशन से। और ये जो होता है इसको क्या फैसिलिटीज़ देता है कि कोई भी मूवमेंट करने में या फूड को कैप्चर करने में ये इसकी हेल्प करता है। अब ना नेक्स्ट आता है अ वाइट सेल WBC in human blood is another example of the single cell। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ह्यूमन ब्लड्स में पाई जाती हैं WBC, ये भी सिंगल सेल का एग्जांपल है, ये भी अपनी शेप्स को चेंज कर सकती हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, लेकिन WBC क्या है, एक सेल है। अमीबा इज द फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन अमीबा की तरह ये टोटल अपना कैपेबल नहीं होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल नहीं होती है। जिस तरह से अमीबा अपना एक सिंगल सेल एनिमल होते हुए भी इंडिपेंडेंटली अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है, इस तरह WBC में ऐसा नहीं होता है। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स। तो हम मतलब जो मिलियन सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिज्म्स हैं उसमें किस तरह की हम शेप्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सेल्स सच एज ब्लड मसल्स नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स में काफ़ी सारी नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लाइक ब्लड सेल्स पाई जाती है, मसल सेल्स पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, और इनके फंक्शंस की मतलब इनके काम के अकॉर्डिंग इनकी जो शेप्स होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जनरली सेल्स आर राउंड स्पैरिकल और इनलोगेटेड। जो सेल्स होती हैं ज़्यादातर वो राउंड शेप में या स्पैरिकल होती हैं। सम सेल्स आर द लॉन्ग और पॉइंटेड एंड होती हैं, और दे आर द एक्सपेंडेड स्पैंडल शेप में भी होती है। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग होती है, बहुत लॉन्ग भी होती हैं। सम आर द ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल्स, कुछ सेल्स में काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है लाइक नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो इन दिस फिगर नंबर 8.4 नंबर 1A स्पैरिकल एंड रेड ब्लड सेल्स हैं जो स्पैरिकल शेप में है ह्यूमन बींग्स में। एंड फिगर नंबर B स्पेंडल शेप में मसल्स हैं जो एंड से तो थिन है और बीच में इनका जो मिडिल वाला पार्ट है वो थिक थोड़ा सा लार्ज है। एंड C लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, और ये जो एक लॉन्ग सेल है और ये ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। तो इस तरह की ये इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनकी जो शेप होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। जो नर्व सेल्स होती है वो मैसेज को रिसीव करती है और जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है और उनको कंट्रोल करती है। एक्चुअल में नर्व सेल का वर्क क्या होता है, जो नर्व सेल होती है वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो सेंसेस होते हैं, जो मैसेज होते हैं उनको ब्रेन तक कैरी करके लेके जाती है और फिर ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर आती है। जैसे ही हम किसी भी हॉट सरफेस पे अपना हैंड टच करते हैं तो सडनली हमें पता भी नहीं होता है, फिर भी हम उसमें से उस हैंड को एकदम से झटके से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है और ब्रेन हमको हमारे हैंड को इंस्ट्रक्शन देता है रिमूव योर हैंड। सो हमारा जो हैंड होता है वो अपने आप ही हट जाता है। और ये जो फंक्शन होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, ये वेरी क्विकली प्रोसेस होता है। तो नर्व सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? मैसेज ट्रांसफ़र करना और जो हमारे जो वर्किंग पार्ट है बॉडी पार्ट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट बनाना। नाउ कंपोनेंट ऑफ द सेल आर enclosed in a membrane। दिस membrane provides shape to the cell of the plant and animal। जो कंपोनेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बने हुए, मतलब जो सेल होती है वो एक डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यही प्लांट सेल और एनिमल सेल की शेप्स बनाती है। जो सेल वॉल एक आउटर कवरिंग लेयर होती है जो प्लांट सेल्स में पाई जाती है। इट गिव शेप एंड रिगिडिटी, और ये क्या करती है? एक शेप प्रोवाइड करती है और रिगिडिटी रफनेस प्रोवाइड करती है सेल को। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।